तो गुड मॉर्निंग बच्चों, से गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी जो इतने दिन से आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसको रिकैप करने वाले हैं हम लोग। आज सारे प्रैक्टिकल को फिर से हम रिव्यू करेंगे या रिकैप करेंगे जो हमने एक साल से सीखा है। तो जो बच्चे अब्सेंट हैं, जो आज नहीं आए हैं, उनके लिए ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और बाकी जो बच्चे खड़े हुए हैं तो उनके लिए जो ये वीडियो है वो सामने रहेगी, तो उससे थोड़ा से ज़्यादा एलाबोरेट हो जाएगी चीज़ें या कंप्रहेंसिव हो जाएगी, डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेज़र मीटर से। किससे स्टार्ट करेंगे? लेज़र मीटर से। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दिलवाग सर पढ़ाएंगे, डिटेल एनालिसिस होगा किसका? फिजिकल वर्ड का, क्योंकि मैं फिजिकल वर्ड के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। इसके बाद जिसान सर आएंगे तो वो अपना माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। फिर अक्षय सर है, वो मैथमेटिक्स या सेट स्क्वायर जो जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं उसको वो एलाबोरेट करेंगे। फिर हम नवाज सर बताएंगे सोशल साइंस के बारे में, या उनका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से कर लेंगे। अकेला मैं बताऊँगा तो थोड़ा से मैं थक भी जाऊंगा, और दूसरी बात इतनी सारी डिटेल होते होते थोड़ा से वो रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरी नापने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेज़रमेंट होते हैं। दूरी नापने के लिए जैसे मैंने कहा आपको इतनी बड़ी चीज़ें नापनी है, इतनी बड़ी चीज़ें नापनी है, तो आप उस वक्त बड़ा सा फीता लेकर नहीं आएंगे। जैसे आप 60 फुट या 100 फुट का फीता नहीं चाहेंगे, उस वक्त आप 1 मीटर वाली चीज़ को ढूंढेंगे। कि जैसे कपड़ा सिलते हैं टेलर, तो टेलर कभी इतना बड़ा फीता लेकर नहीं चलते हैं जितना मजदूर लोग लेकर चलते हैं। वो फीता सिर्फ 1 मीटर का होता है या 60 इंच का होता है। ठीक, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज़ें नापनी होती है तो वो छोटा फीता लेकर चलते हैं। आपने पढ़ा है फिजिक्स, तो आप जब दूरी नापते हैं किसी चीज़ की तो वो डिपेंड करता है कितनी दूरी आप नाप रहे हैं। अगर आप बहुत लंबी दूरी नाप रहे हैं तो किलोमीटर में नापी जाती है, लेकिन अगर छोटी दूरी नाप रहे हैं, जैसे घर वर को किलोमीटर में थोड़ी नापते हैं, उसको फीट में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। ठीक, अगर और भी चीज़ें छोटी हों, जैसे आपका कपड़ा सिलता है टेलर, तो फिट में थोड़ी सिलता है, किसमें सिलता है? इंच में। ठीक, कभी शर्ट सिलवाई होगी तो उसमें पता चल रहा होगा आपको कि मैं शर्ट सिलवाता हूँ तो ये 36 इंच की है कि 26 इंच की है। कभी ये नहीं कहा जाता 2.5 फुट की शर्ट। ठीक, फिर अगर उससे भी चीज़ें छोटी नापी जाए, जैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना फीट का है, तो आपको कहेंगे ये थोड़ा सा अजीब है। इंच में इसको नापा जा सकता है, किस लिए? क्योंकि ये छोटा है, इसकी जो यूनिट्स होगी वो इंच में होगी। फिर मैं कह दूँ इसकी मोटाई इंच में नापिए, तो आप कहेंगे नहीं सर, अब इसको सेंटीमीटर में नापिए या mm में नापिए। अब फिर मैं कह दूँ कि मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, कागज। अब कागज को आपको नापना है, तो अब मैं कह दूंगा कि कागज को सेंटीमीटर में नापे। सर नहीं हो पाएगा, उसको किस में नापना है? मिलीमीटर में नापना है। फिर आपका बाल नापना है कि कितना मोटा है, वो भी मिलीमीटर के और डेसी मिलीमीटर में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बड़ी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और छोटे तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? माइक्रोस्कोपिक व्यू तक आएंगे। कहाँ तक? जो आपकी नेकेड आई से, नंगी आंख से नहीं दिखता है, वो भी दिखेगा। किससे दिखेगा? माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लेज़र मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास एक डिवाइस है, इससे दूरी नापी जाती है। ऐसी दूरी नापी जाती है जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है या परेशानी वाली चीज़ होती है। जैसे मैंने कहा किसी की डेप्थ नापना है, कोई कुआं है, उसकी गहराई कितनी है, तो आप रस्सी डालेंगे फिर उतरेंगे, ये हो नहीं पाएगा। तो आपके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है लेज़र मीटर। इस लेज़र मीटर से आप दूरी नापेंगे, जैसे 500 मीटर, 250 फीट, ये सब सारी दूरी। क्योंकि फीता इतना बड़ा आता है, फीता 100 फुट, 200 फुट। अब 1-1 किलोमीटर का फीता थोड़ी ले लेंगे, नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं। इतना बड़ा फीता लेकर कौन टहलेगा? तो लेज़र आता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया इसको, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लाइट, रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है। आप यहाँ से एक क्लिक करेंगे, देखिए आपको लिख गया कि 2 फीट और 6 इंच की दूरी थी जहाँ से मैंने नापा है।
या आप लोग जहाँ पर खड़े हैं मैं फिर से नापता हूँ। देखिए वहाँ पर एक लाइट पड़ रही है, या आप इधर देखिए यहाँ पर एक लाइट पड़ रही है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए 3.25 फीट दिखा रहा है। तो चीज़ें आसान हो गई कि नहीं। अब मान लीजिए कहीं आपको नापना है कोई चीज़ जिसकी दूरी 200 फुट है, तो अब 200 फुट जाना फिर आना या किसी एक लेबर को साथ में रखना, तो ये खर्चे वाले काम है। लेकिन आप एक लेज़र लाइट लेकर गए, मारा, नाप कर चले आए, तो जो काम आधे घंटे में हो रहा था वो सिर्फ 10 सेकंड में हो गया आपका। तो जब हम ज़्यादा दूरी नापते हैं, जैसे 500 मीटर या 250 मीटर, तब हम किससे नापते हैं? लेज़र लाइट से, ठीक। लेकिन अगर किलोमीटर में नापते हैं तब गाड़ी चलाकर नापते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर, ठीक। अब आते हैं, मान लीजिए इसने 500 मीटर नापा है, अब मुझे इससे कम चाहिए, जैसे 50 फीट नापना है, नाप तो ये भी देगा, लेकिन जितना ये मैनुअल ठीक रहेगा उतना शायद कोई नहीं रहेगा। हो सकता है उस वक्त उसकी बैटरी डाउन हो या डिस्चार्ज हो उसकी बैटरी, तो आपका काम रुक सकता है ना। तो हमें एक टेप चाहिए, क्या ये टेप? कोई बता सकता है 1 फीट में कितने इंच होते हैं? जान गए, 12 इंच होता है, ठीक। और 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25.04, ठीक, लगभग 25 mm के करीब होता है, ठीक। ये फीता जो है वो 60 फीट या 50 फीट का है, ठीक। आपको नापना है दूरी, तो आप एक लड़के को पकड़ाएंगे, यहाँ पर नाप देंगे, ठीक। तो जब फीट में कोई चीज़ें नापनी होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेप का। और जब इससे भी चीज़ें छोटी नापनी होती है तब हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, जो टेलर लोग पहने रहते हैं गले में, ठीक। अब मान लीजिए उससे भी छोटी चीज़ें नापनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अगर सेंटीमीटर में चीज़ें नापनी है तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे, वो ये है, क्या है ये? वर्नियर कैलिपर। मान लीजिए ये कितना मोटा है, इसकी हमको हाइट नापनी है, देखिए चौड़ाई, तो यहाँ पर बता रहा है आपको कि ये जो इसकी वो है तो 2 सेंटीमीटर और 3 mm, या हम कह सकते हैं 23 mm मोटा है, 23 mm, 2 सेंटीमीटर और 3 mm है इसकी मोटाई, ठीक। अब अगर किसी का इंटरनल डायमीटर नापना है, जैसे मैंने इसकी मोटाई नाप ली है बाहर से, लेकिन अगर ग्लास है उसे अंदर से नापना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। लेकिन ग्लास कितना गहरा हुआ है इससे इस्तेमाल किया जाएगा, इससे नापा जाएगा, ठीक। देखिए नीचे निकल रहा है यहाँ से, तो जब डेप्थ नापना होगा तो इससे नापेंगे, इंटरनल डायमीटर नापना होगा तो इससे नापेंगे, आउटर डायमीटर नापना होगा तो इससे नापेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कोई चीज़ mm और सेंटीमीटर में नापने के लिए, ठीक। अब आते हैं, अगर mm से भी छोटी कोई चीज़ें हों फिर किससे नापा जाएगा? तब हम नापेंगे गेज से। आप लोग इससे पहले ये सब देख चुके हैं। आपके पास ये क्या है? गेज है, ठीक। आप इसके बीच में अपना एक बाल रखेंगे या पेज रखेंगे, फिर हम इसको टाइट करेंगे, जहाँ पर टाइट हो जाएगा फिर देखेंगे कि रीडिंग कितनी है। हो सकता है आपका जो बाल है 1 mm का बाल, वो 100 में से 8 निकले या 100 में से 5 निकले, इतना मोटा। अगर 1 mm को 100 हिस्सा मान लिया जाए तो आपका बाल केवल 0.08 mm का होगा। तो ये जो गेज है वो 1 mm को 100 हिस्से में तोड़ता है, ठीक। यहाँ पर क्या था? 1 mm को 10 हिस्से में तोड़ रहा था, लेकिन ये 100 हिस्से में तोड़ रहा है। तो आपको अपने बाल की मोटाई का पता इस गेज से लग सकता है, ठीक। इसका नाम है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक। अब मैंने 500 मीटर, 250 फीट, 1 फीट, सेंटीमीटर, mm तक बता दिया है, या और डेसी mm तक बताया है।
अब हम इससे भी चीज़ें छोटी की तरफ चलेंगे, जैसे ये आपका क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। अब ये क्या कर रहा है, ये और भी छोटी चीज़ों को नापता है। जैसे जो चीज़ें आँख से नहीं दिखती हैं उसको भी नाप के दे देता है, या उसको दिखा देता है कि जो आपके आँख से नहीं दिख रहा है उसको बड़ा करके दिखा देता है। ठीक, तो माइक्रोस्कोप क्या है, हम बहुत छोटी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। जैसे ह्यूमन का जो ब्लड है, आदमी का खून है, उसके अंदर आरबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ब्लड सेल काउंट करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा है, ठीक, समझ में आ रही है बातें। अब माइक्रोस्कोप में इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला जिससे हम देखते हैं, ये वाले लेंस को बोलते हैं आई पीस लेंस। आँख से देखते हैं इसलिए आई, ये एक पीस है और इसके अंदर लेंस लगा हुआ है, आई पीस लेंस। ठीक, आँख से देखने वाले लेंस जो लगा होता है उसे आई पीस लेंस कहते हैं। यहाँ पर आपकी स्लाइड रखी जाती है, इस स्लाइड के ऊपर जो भी चीज़ें देखनी होती हैं हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस से देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंस फोकस करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, जिसके ऊपर ये पूरा फ्रेम लगा हुआ है इसे बोलते हैं मेन बॉडी, और जो नीचे वाला है इसे हम बोलते हैं बेस। ठीक, इसका जो डिटेल एनालिसिस है आप लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो आपको मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक की चीज़ों को डिटेल में बता दिया है। अब आते हैं वेट मेजरमेंट। आपके पास वेट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक, किसी ने यहाँ पर बच्चे ने कर दिया है, चलिए ठीक है। देखिए, किसी बच्चे ने इसको टांगा है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका वेट मेजरमेंट हो रहा है, कितना है, 70 ग्राम का है। ये दोनों मिलाकर कितना है, 70 ग्राम का है। ये कौन सी वेट मशीन है, डिजिटल। क्या है, डिजिटल से आप नाप सकते हैं। कितना लिखा है, 0 से 50 केजी तक। 50 किलो की कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या कर देगा, वेट कर देगा। अब बाय चांस इसमें सेल जो है वो डिस्चार्ज है, तब हम मैनुअली स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का है। ठीक, देखिए इसमें वेट करने के लिए मशीन है, स्प्रिंग की वजह से हम किसी चीज़ का वेट निकाल सकते हैं। तो आपके पास वेट मशीन दो तरीके की है, एक डिजिटल वेट मशीन है और एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग से नापने वाला है। ठीक, तो दो चीज़ें आपकी हुई हैं। बाकी अब आगे देखिए, ये आपका है पेंडुलम। क्या ये पेंडुलम, इससे क्या होता है, कोई बताएगा, क्या नापा जाता है, ठीक है, करेक्ट है। इससे क्या नापा जाता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बताती है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे कितनी तेज गिरेगी। ठीक, मान लीजिए आपकी पृथ्वी पर ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में कोई बॉडी 10 मीटर नीचे आएगी। हो सकता है चांद पे इतनी तेज कोई चीज ना गिरे, वहां पर आप ग्रेविटी कैसे नापेंगे, वहां पर इस पेंडुलम को ले जाएंगे, आप इसको हिलाएंगे, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी को नापेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर चांद की ग्रेविटी निकल के आएगी। हो सकता है वहां पर उसकी रीडिंग निकल के आए कि आप 6 मीटर एक सेकंड में गिरेंगे पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड स्क्वायर में आप 6 मीटर गिरेंगे नीचे। लेकिन पृथ्वी का क्या मामला है कि 10 मीटर गिरेंगे एक सेकंड स्क्वायर में। ठीक, यहाँ का एक्सीलरेशन अलग है और चांद का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। ठीक, तो ये पेंडुलम क्या करता है, ग्रेविटी को बताता है। अब आपके पास आता है ये प्रोजेक्टर। क्या ये प्रोजेक्टर, आप 3 साल से प्रोजेक्टर आप अपना देख रहे हैं, कभी फिल्म के रूप में, कभी डिस्कवरी चैनल के रूप में, कभी छोटे बच्चे जो है वो पोएम के रूप में क्या देखते हैं, पर्दा, जिसे हम सिनेमा भी कहते हैं। लेकिन ये फोकस करता है एक जगह पे
तो जो फोकस करता है इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्टर, माने फेंकना। तो ये अपनी जो इमेज है वो कोई पर्दे पे फेंकता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टर बोला जाता है। ठीक, आपने इसको देखा है, इसको आप चलाना भी जानते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। ये आपके साइंस किट है, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर पूरा सेटअप है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ठीक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं आपको बताने के लिए। जैसे ये आपका बीकर है, क्या है ये? टेस्ट ट्यूब है। ये आपका बीकर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ये बीकर रखा हुआ है, इसमें अलग अलग सारी चीज़ें हैं। ठीक, फिर आपका आता है ये डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब क्या है? एक ऐसा मीटर जो ज़्यादा चीज़ों को नापता है, तो इसलिए मल्टी लग गया। मल्टीमीटर क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो करंट कितनी आ रही है या किसी कंपोनेंट के अंदर या एलिमेंट के अंदर कितनी करंट जा रही है, डीसी है कि एसी है, रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस कितना है, कैपेसिटर कितना है, कितने माइक्रोफरद का है, कितने हेनरी का है, ये सारी चीज़ें किस में नापी जाती हैं? इस मल्टीमीटर में। ठीक, समझ में आ रही बात? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इसको ज़रूर रखते हैं। किस लिए रखते हैं? क्योंकि इसके बिना उनका काम नहीं होता है। फिर आपका फिजिक्स में आता है, ये आपका क्या है, कोई बताएगा? चलिए ठीक है, क्या है? ये है कंपास। अच्छा, कोई बताए कंपास का क्या काम है? खैर याद है, कंपास क्या करता है? डायरेक्शन को मेजर करता है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है और हो सकता है कि आप सेल पे जाएं, कोई जहाज में जा रहे हैं, आप डायरेक्शन भूल जाएंगे, क्योंकि समुंदर के बीचों बीच कुछ ये नहीं होता है कि इससे पता चल जाए कि मैं इधर का मुड़ गया हूँ। ठीक, सो के उठोगे भूल जाओगे कि डायरेक्शन किधर है जहाज की। ठीक, तो वहाँ पर कंपास लगा होता है। कंपास जैसे ही जहाज मुड़ता है, कंपास घूम जाता है, पता चल जाता है कि इस वक्त हमारा जो जहाज है पूरा पानी वाला, उसकी डायरेक्शन बदल गई है, तो जल्दी से इसे अलाइन किया जाए उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक, ये सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो लाइट चैप्टर में है, क्लास 6 के लिए है, क्लास 8 में है जो लाइट चैप्टर, उसके अंदर लेंस के बारे में बताया गया है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये अलग है कि उसका बहुत सारा अलग अलग प्रकार है। जैसे बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉनकेवो लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेवो लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, ये सब अलग अलग है। ठीक, लेकिन लेंस का असल में काम क्या है? लेंस काम करता है चीज़ों को बड़ी करके दिखाना या छोटी करके दिखाना। आपका प्लेन मिरर भी है। ठीक, घर पे जो आपके शीशा लगा होता है मुंह देखने के लिए, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। लेकिन आपकी गाड़ियों में जो लेंस लगा होता है या जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है। अधिकतर कॉनकेव ही होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। ठीक, जो बीच वाला मिरर होता है वो कॉनकेव होता है और जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ताकि दूर की चीज़ें आसानी से इसके अंदर दिखाई दें। ठीक, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं, डॉक्टर लोग, कीड़ा वीड़ा देखने के लिए। अब आँख से इतना बड़ा कीड़ा तो दिखेगा नहीं, तो लेंस का इस्तेमाल करके कीड़े को बड़ा करके देखते हैं ताकि आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक, लेंस का इस्तेमाल आपके चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है। हो सकता है किसी को मायोपिया हो सकता है किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो। ठीक, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक, एक होता है प्रेस बायोपिया, दोनों चीज़ें नहीं दिखती है, ना दूरी की दिखती है ना पास ही की दिखती हैं, उसके लिए अलग लेंस लगता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए, जैसे आपके लिए माइक भी है, माइक जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आता है, पूरा सेटअप है आपके लिए लैब का इस्तेमाल, लैब बनाई गई है आपके लिए, कंप्यूटर्स लाए गए हैं। ठीक, जिसको आप प्रैक्टिकल करते रहते हैं। ठीक, सारी चीज़ें, कुछ छोटे बच्चों के लिए भी सामान, जैसे उनको अगर
ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो उनको छोटा बड़ा या छोटी बड़ी ABCD ये सब सारी चीज़ें उनको पकड़ा कर दिखाया जाता है। अब तो शायद समझ में आ जाएगा। आपके लिए ग्लोब है, चार्ट्स हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं जो बच्चों को सिखाने में उनके मदद करते हैं। ठीक, ये आपका ड्राफ्टर है, ये जो है वो ड्राफ्टर है जो आपका ड्राफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, उसी की ये डेस्क है। ठीक, अब मैं चाहूँगा कि अक्षय सर भी कुछ आएँ और आपको ये मैथमेटिक्स के बारे में कुछ अगर बता दे, कुछ जानकारी दे तो अच्छी चीज़ है। ठीक, बुलाओ अक्षय सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? आई एम फाइन। सब लोग नहीं बोले ना, लगता है सब लोग फाइन नहीं हैं। तो पढ़ा तो हम सभी चीज़ें चुके ही हैं, लेकिन आज हम एक एक बच्चे को बुलाकर पूछना चाहेंगे वो क्या बताएगा हमको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किससे शुरू करें? तो हम शुरू करते हैं हामिद से। हामिद रजा, आप यहाँ आइए थोड़ा। आपसे हम पहले पूछते हैं क्या क्या यूज़ होता है। चलिए हामिद बताइए, इसे क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं बताना है, इंग्लिश में बताना। इसे कंपास कहते हैं। कंपास कहते हैं। यस। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है जैसे कि हमको सर्कल बनाना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कितने डिग्री रेडियस का, कितने डिग्री डायमीटर का, तो इसका इस्तेमाल से हम सर्कल को ड्रा करते हैं। और ये क्या है बताओ? इसे डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर का यूज़ क्या होता है? डिवाइडर जैसे कि कुछ पेज है तो उसको हम सर्कल की तरह निकालने की मदद यही करता है डिवाइडर। इसकी वजह से हम कुछ भी काट कर निकाल सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। और ये आपने अभी बताया था, ये क्या होता है? और ये पेरिस में, हाँ, इसकी मदद से हम लाइट को बेंड कर सकते हैं। बेंड कर सकते हैं। जैसे सनलाइट आती है उसको हम 7 कलर्स में तोड़ सकते हैं ना, इंद्रधनुष इससे बना सकते हैं। चलिए, और आपसे हम सभी चीज़ें पूछेंगे। ये क्या है, इसको इंग्लिश में बताइएगा आप। रूलर है। रूलर, इसका यूज़ क्या होता है? इससे हम कुछ भी मेजरमेंट करते हैं या कुछ बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि हमको नापना है, इसमें सेंटीमीटर का बनाना है तो उससे हम इसको पहले मापेंगे, तो उसकी मदद से हमको ये लाइन सेगमेंट बनाने में, लाइन रे बनाने में मदद करती है। रूलर के। और आप हमें बताइए इसका यूज़ क्या है? अभी सर बताए थे। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम किसी चीज़ को नापते हैं या मेजरमेंट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब आप जाइए, देखिए बहुत अच्छा बताया बच्चे ने। दूसरे नंबर पर हम बुलाते हैं अब खुशी को। खुशी जो कि हमारी सीनियर स्टूडेंट है। आओ खुशी। कहाँ, खुशी नहीं है क्या? अच्छा चलिए उनको छोड़ते हैं तब। आइए हर्षिता, आप आइए। हर्षिता जी, क्या हुआ? चलिए ठीक है तब। ये होता है सेट स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर कहते हैं। सेट स्क्वायर का यूज़ क्या होता है? अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जैसे ये हमारा राइट एंगल सेट स्क्वायर है। ये क्या है? सेट स्क्वायर। हमको 90 डिग्री का कोई एंगल बनाना है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? ये जो परपेंडिकुलर होता है इसे बेस बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होता है। इससे जो यहाँ पर एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब इसमें हमको एंगल नापना होता है इधर वाला। अगर जैसे ये है 60 डिग्री तो इसे कहेंगे 60 और 90 का सेट स्क्वायर। और अगर यही होता हमारा 30 डिग्री तो इसे कहते हैं 30 और 90 का सेट स्क्वायर कहते हैं। दूसरा जैसे हामिद ने बताया, ये है कंपास, इसे कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर ने बताया ये होता है सिंपल पेंडुलम। इससे हम क्या नापते हैं? ग्रेविटी नापते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे सामने रखी है, इसे क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। कौन सा क्यूब बोलते हैं? रूबिक्स क्यूब। क्या बोलते हैं? इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका क्या नाम था? रूबिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? रूबिक्स क्यूब। ये 4 वाला है और ये कितने वाला है? 3 वाला। इसमें मेन बात क्या है? मैथमेटिक्स की बात क्या है? ये देखो एक क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसमें चारों तरफ की साइड क्या हो? बराबर हो। इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अब हमको जैसे इसमें
3 पीसेस दिख रहे हैं। एक लाइन में कितने पीसेस दिख रहे हैं? 3 पीसेस दिख रहे हैं। जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है ना। 3 3 जा 9। अब हम जब एक स्क्वायर में पीसेस को बांटते हैं तो कितने आएंगे? 9 ही आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही ये वाला है, ये भी एक स्क्वायर के शेप का है ना। इसमें कितने पीसेस हैं? 4। तो 4 इधर है 4 इधर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। इसे सर ने जैसे बताया, ये क्या होता है? कंपास। हामिद ने बताया था जो ये, इसे कंपास नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कंपासेस। क्या बोलते हैं? ES लगता है। इसे क्या बोलते हैं? कंपासेस। और इसे बोलते हैं कंपास। इससे हम डायरेक्शन देते हैं कि नॉर्थ, जैसे हम बोट में गए कहीं पर, समुद्र में गए मान लो, अब वहाँ पर कोई तुमको बताएगा नहीं कि अब मान लो तुमको जाना है पैसिफिक से अटलांटिक, तो कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो वहाँ पर कौन किसका यूज़ आता है? कंपास का यूज़ आता है। और जब सर्किल बनाना होता है तो उसमें किसका यूज़ आता है? कंपासेस का यूज़ आता है। ये प्रिज्म होता है। ये जो एक वाइट लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है सन से आती है ना, सन से जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं? वाइट लाइट। तो वाइट लाइट को 7 कलर्स में कौन बांटता है? ये प्रिज्म बांटता है। वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। रॉयक ब्लू जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ROYZ होता है ना, रॉयक ब्लू। रेड सबसे ऊपर होता है, फिर ऑरेंज जैसे करके होता है। तो उन सभी को ये क्या करता है? आपस में 7 कलर्स में तोड़ देता है। इससे रेनबो जो बनता है, जो ड्रॉप्स होती है, बूंदे, पानी की बूंदों से, और जो वाइट लाइट होती है उससे क्या बनता है? रेनबो बनता है। उसमें 7 कलर होते हैं ना, इसी के वजह से बनता है। वो इसका काम कौन करता है? प्रिज्म का रेन ड्रॉप्स करती हैं। ठीक, तो हमारे मैथमेटिक्स हो गए हैं टूल्स, और हम अब बुलाते हैं अपने सोशल साइंस के बहुत ही अच्छे टीचर हमनवाज सर को। चलिए आपको बताएंगे। आप लोग थोड़ी देर हमनवाज सर को भी सुनिए, क्योंकि ये आपको सोशल साइंस के बारे में बताएंगे कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, या कोई भी कोऑर्डिनेट क्या है। जो आपका मैप होता है, मैप के अंदर जैसे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी तक जो हमारे टीचर्स ने आपको बताया है वो सारी चीज़ों को फिजिकली बता चुके हैं। जो यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई है सबके बारे में शायद लगभग बता चुके हैं। मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन शायद ही बता चुके हैं। अब जो बचा है शायद वो ज्योग्राफी का बचा हुआ है, इसमें हिस्ट्री का कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बारे में हम आपको बताएंगे, मैप के साथ में बताएंगे और ये ग्लोब के साथ में बताएंगे। ठीक है, पहली बात, ये ग्लोब क्या होता है कोई बताएगा मुझे? कोई? ग्लोब को हम कहते हैं एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या है? जो हमारा अर्थ है उसका एक एग्जैक्ट मॉडल है, ये उसी के जैसा एकदम है। ठीक, सेम टू सेम, जिसके ऊपर हमने इसके लैटिट्यूड के हिसाब से कंट्रीज़ को सेट कर रखा है। लैटिट्यूड से हमें पता चल जाता है कि कोई भी कंट्री कहाँ पे है। दोनों का होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दोनों को आपस में हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक जगह पे 90 डिग्री कट करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो जो ग्रिड लाइंस होती है वहीं से हमें पता चलता है कोई भी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक, इसके जो बीच में होती है वो इक्वेटर होती है। इक्वेटर क्या करता है? हमारा जो मॉडल ऑफ अर्थ है, ये ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक को साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, हमेशा आप जानिएगा कि जो नीचे होता है वो साउथ होता है, जो डाउनवर्ड होता है वो साउथ का हिस्सा होता है, जो अपवर्ड होता है वो नॉर्थ का हिस्सा होता है। ठीक है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई बीच से लाइन खींची जाती है तो आप जान लीजिए कि जो नॉर्थ का हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपको कंपास में इसी तरह दिखाया जाता है। कंपास इसको हर जगह पे ऐसे ही रखा जाएगा, हर जगह पे चाहे जहाँ रहेंगे, तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ आपकी नीडल रहेगी। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमको जाना किधर है। ठीक, तो ये होता है, और इसका इस्तेमाल हम सेलर में करते हैं। सेलर जो होते हैं नाविक, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं कि पानी में हमें कोई ज़मीन दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं ताकि ज़मीन में जो पानी है हमें वहाँ पे रास्ता दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ हैं और कई सारे कॉन्टिनेंट भी हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं?
7 कॉन्टिनेंट है, ठीक। यहाँ पे एशिया भी है, जिसमें से एशिया क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक। एशिया के अंदर ज़्यादा कंट्रीज़ भी हैं, लगभग शायद नियर अबाउट 52 कंट्रीज़ हैं, 52 53, ठीक। तो ये एशिया है हमारा, ये अफ्रीका है, अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा हमने देख लिया है, और इसको जिस तरीके से ये रोटेशन करता है उसी तरीके, मतलब उसके मॉडल को ही एक प्रकार से दिखाया गया है आसानी से समझने के लिए, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड मैप पे। अभी हम इंडिया के मैप पे नहीं जा रहे, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसको आपको एकदम पता ही होना चाहिए कि कैसे होता है। ये जो आपका ग्लोब है ये 3D मॉडल है, और जो आपका वहाँ पर दिखाया जा रहा है वो 2D मॉडल है। 2D मॉडल, ठीक। देखिए इस ग्लोब को 3D मॉडल में बदला गया है, और जो वो चार्ट आपका लटका हुआ है वर्ल्ड मैप का, ये 2D मॉडल है, ठीक। जब किसी के अंदर 3 डायमेंशन आ जाती है तब वो क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन कहलाता है 3D मॉडल। और जब 2 डायमेंशन जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब वो 2D मॉडल है, ठीक। देखिए जो इसकी खासियत है और इसकी खासियत, दोनों का डिफरेंस है। इसको कैरी करना बहुत आसान है, चाहे जहाँ हम ले जा सकते हैं, कहीं भी रख के हम इसके पास स्केच कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है यहाँ, लेकिन इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं ले जा सकते हर जगह, ठीक। तो हम इसके ऊपर आते हैं। जैसा मैंने अभी उसमें बताया कि यहाँ अगर 20 से हम लाइन खींचते 0 डिग्री से, तो इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर से क्या होता है, यहाँ से हम 20 लाइन में ड्रॉ करते हैं, वो इक्वेटर लाइन कहलाती है। क्या हमारे इंडिया में इक्वेटर लाइन पड़ती है? नहीं पड़ती है, इक्वेटर नहीं पड़ती है। 0 डिग्री कहाँ से पड़ेगी? इक्वेटर नहीं पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है, बीच में 8 स्टेट को डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे हमारी कंट्रीज है, देख लीजिए ये 20 से लाइन होके जाती है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से गुजरती है, ठीक। और जहाँ से इंटर करती है वो साउथ अमेरिका होता है। साउथ अमेरिका हालांकि 0 पे हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादातर हिस्सा है वो साउथ में पड़ता है, इसीलिए हम साउथ अमेरिका उसे कहते हैं। ले आइए बेटा। इक्वाडोर होता है, वहाँ से इंटर करती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा बीच का हिस्सा होता है 0 डिग्री का, ग्रीनविच टाइम जिसे कहते हैं 0 डिग्री, ठीक, वहाँ से हम दोनों को हॉरिजॉन्टल बांटते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में। अभी इसमें क्या था? इक्वेटर में था साउथर्न एंड नॉर्दर्न। अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं तो क्या बनता है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे वापस घूम के फिर यहाँ से चेंज होगा। समझ में आ रही बात? ठीक। तो ये मैप समझने के लिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैप आना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मैप के आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते। कहाँ पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यूरोप की बात हो रही है, यूरोप कहाँ पे है। एशिया की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में उत्तर प्रदेश है कहाँ, तभी आप जान पाएंगे। ये आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों को मिलाकर समझना है कि आपका जो स्टेट पड़ रहा है या आपका जो भारत पड़ रहा है वो कितने डिग्री पर पड़ रहा है। चलिए तो इसमें तो देखते हैं कि बहुत सारी, इसी से हमें टाइम जोन भी डिसाइड होता है किसका कितना टाइम है। जैसे कि जो रूस है, मतलब रशिया जिसे कहते हैं, इसके पास 11 टाइम जोन है। 11 क्योंकि ये इतना बड़ा है जिसके पास लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्या कहते हैं, स्प्रेड जिसका ज़्यादा होगा ज़मीन का, उसका टाइम ज़्यादा ही होगा। टाइम जोन उसके पास ज़्यादा होंगे। जो हॉरिजॉन्टल में होंगे उनका टाइम कम ही होगा, 1-2 टाइम होगा, 1-2 टाइम जोन होगा बस। जिस तरीके से हम देख लेते हैं कनाडा, ये यहाँ से यहाँ तक है तो इसके अंदर टाइम जोन ज़्यादा मिलेंगे। और ये रशिया देखो यहाँ तक है तो इसके अंदर टाइम जोन ज़्यादा मिलेंगे। टाइम जोन डिसाइड करता है कि कहाँ का टाइम कहाँ से चलना है। ठीक है, कहाँ पे कब पहुँचेंगे आप, ये दूसरे टाइम जोन होता है, फिर उसके बाद टाइम जोन होता है। वरना अगर एक ही टाइम जोन लेकर चलेंगे तो दूसरी जगह पहुँचने में हमें लेट हो सकता है।
एक अगर एक ही टाइम जोन से चलेंगे, यहाँ पे हो सकता है दिन हो, वहाँ पे शाम हो गई हो। हम दिन में चले थे, फिर जाके फिर दिन में एक दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम जोन रखा है, तो वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से क्या क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हम इंडिया का मैप। इंडिया का मैप जिसको आप देख सकते हैं, ये 68 डिग्री से स्टार्ट होता है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की तरफ देखें, दोनों हमारा इंडिया किधर है, उस वर्ल्ड मैप के हिसाब से ईस्टर्न हिस्से में है, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इसीलिए एक हिस्सा ईस्टर्न कहलाता है, एक वेस्टर्न कहलाता है। तो जो हमारा इंडिया है वो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक, और ख़त्म कहाँ पे होता है, 96.7 डिग्री, इतने पे जाके ख़त्म होता है। ये मैंने किस में कहा है, हॉरिजेंटल कहा है और ईस्टर्ली कहा है, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न हिस्से में ख़त्म होता है। कहाँ से, 68 डिग्री से 96.76 ऐसा ही कुछ, ठीक। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री कहाँ से लिया गया, ये इक्वेटर से लिया गया है कि जहाँ से इक्वेटर गुजरी है वहाँ से अभी मैं 8 डिग्री ऊपर हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट अभी मैं ऊपर हूँ इक्वेटर से। अब हमारी कंट्री स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद हम चलते हैं तो 23 डिग्री पे हमें कौन मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री कहलाता है। तो जहाँ से हमारी 8 स्टेट्स गुजरते हैं, ये हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें एक ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होती है वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन को और टेम्परेट रीजन को डिवाइड कर देता है। मतलब एकदम से चेंज नहीं आता है, वन टाइम चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे चेंजिंग होने लगती है। ऊपर का इलाका थोड़ा ठंडा होने लगता है, फिर जाने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसके बाद ठंडा होने लगेगा, ठीक। वो मैप से समझ सकते हैं आप। अगर कोई पोल की तरफ जाता है तो आपको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा वो ठंडा मिलेगा, कूल मिलेगा। आप धीरे धीरे जिस तरीके से आप इक्वेटर की तरफ आएंगे, ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको गर्मी मिलने लगेगी, ठीक। और ज़्यादा जंगल आपको कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादातर आपको इक्वेटर पे ही मिलेंगे, क्योंकि धूप और बारिश दोनों ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। चलिए ठीक है, अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं। इस पर अब इसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल चल रहा था, तो इतनी सारी डिटेल वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक क्लास हो जाएगी। बाकी आपको रैंडमली ऊपर से बता दिया गया है, आपको इससे पहले ये सारी चीज़ें बताई गई थी या आपको प्रैक्टिकल करवाया गया है। ये सिर्फ आपका रीकैप है, फिर से दोबारा बताने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में सेटअप फिर से क्रिएट हो जाए वही वाले, ठीक। जब टाइम टू टाइम बार बार प्रैक्टिकल होता रहता है तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें सेटिंग के साथ रहती हैं, ठीक। बाकी आप लोगों ने सबका रिव्यू कर लिया है, ठीक। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर लैब हुआ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हुए, ये सब सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। बाकी जितनी चीज़ें आपके किताब के हिसाब से, उससे हद से ज़्यादा ही चीज़ें यहाँ पर हैं आपको समझाने के लिए। क्लास 8 के लिए ये सब सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पर, आपके लिए थोड़ी ही चीज़ें काफ़ी थी, लेकिन आपके शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमने ये सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, मुहैया करवाई हैं। यह चीज़ों को कलेक्ट किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक। कल आपको या परसों आपको जो पुराने ज़माने के जो कॉइन्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक। तो आपको शायद इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी सर कुछ बताने वाले हैं शायद। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, इस माइक्रोस्कोप के बारे में जान चुके हो क्या? बता चुके हैं। जान चुके हो, लेकिन इसके पार्ट के बारे में शायद नहीं जाना होगा। नहीं, बता दिए, सब जान गए ना? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लासेस को ख़त्म करते हैं। से थैंक यू। चलिए थैंक यू। ठीक है वो